जय हिंद साथियों, आज हम जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आप मॉर्निंग में सुबह अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना पढ़ना और सारा दिन उस पर फोकस करिए। दोस्तों, आप जैसे न- आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे आप नियमित भोजन करते हैं दोनों टाइम शरीर को ऊर्जा के लिए, इसी प्रकार आपको किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए आपको निरंतर दोनों टाइम अच्छी तरह से पढ़ाई करना है दोस्तों। रिवीजन के साथ प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी अच्छी तैयारी होगी और आपका हर एग्जाम फाइट होने लगेगा। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहे आप जैसा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा पहला क्वेश्चन। कहला पर्यावरण में शामिल है। तो दोस्तों, पर्यावरण किससे मिलकर बनता है? तो जैविक घटक और अजैविक घटकों से मिलकर पर्यावरण बनता है। ठीक है दोस्तों। जैविक घटक के अंदर क्या आते हैं? सभी सजीव आते हैं। इसके अंतर्गत जैसे आता है आपका उत्पादक है, उपभोक्ता है और अपघटक आते हैं। लेकिन जो अजैविक घटक आता है उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ आते हैं और जलवायु शामिल होती है, ध्यान रखना। तो इस पर्यावरण में शामिल कौन से हो जाए? ये आपका अजय और जैव कारक घटक शामिल हो जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला है 100 मिलियन लीटर ईंधन प्रतिवर्ष की उत्पादन क्षमता वाला संसार का विशालतम जैव ईंधन संयंत्र स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका, ध्यान रखना, यूएसए में स्थापित किया गया है। 100 मिलियन लीटर ईंधन प्रतिवर्ष के उत्पादन क्षमता वाला, ध्यान रखना, संसार का सबसे बड़ा जैव ईंधन स्थापित किया गया है। कहाँ? यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है दोस्तों। अगला है ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है? तो दोस्तों देखिएगा, जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो वायुमंडल का ताप बढ़ जाता है। ठीक है। तो ताप बढ़ जाने के कारण क्या होता है दोस्तों? ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। और ग्रीन हाउस प्रभाव का मेन गैसों का उत्सर्जन होता है, जीवाश्म ईंधनों से होता है। तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किससे होता है? जीवाश्म ईंधनों से होता है, ध्यान रखना। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 होती है, ध्यान रखना। कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका ये दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगर पूछा जाता है दोस्तों, देखो ग्रीन हाउस गैसों में क्या आती है? मेथेन भी आती है आपकी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है और जलवाष्प भी आता है। ठीक है दोस्तों। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बहुत सारी गैसें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार गैस होती है ज़्यादा मात्रा में, वो ग्रीन हाउस प्रभाव होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान रखना। जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस है, मेथेन भी है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरो है, लेकिन सबसे ज़्यादा है आपके दोस्तों क्या? कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार होती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला है वन आच्छादन के कम होने का क्या कारण है? तो दोस्तों, वन आच्छादन का कम होने के कारण, यानी वन की संख्या कम हो रही, लगातार वन काटे जा रहे हैं, तो उसका मेन कारण होता है बढ़ती हुई जनसंख्या। जब आबादी दोस्तों बढ़ेगी तो स्वाभाविक है आवास घर चाहिए, तो और बस्ती बस्ती है तो वनों को काटा जाता है। ठीक है दोस्तों, जंगलों को रहने को बनाया जाता है जहाँ भी होते हैं। तो वनों को मेन कारण होता है बढ़ती हुई जनसंख्या। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अगला है जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, मॉन्ट्रियल में है, ध्यान रखना। जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का सचिवालय कहाँ स्थित है? मॉन्ट्रियल में। तो ध्यान रखना। ठीक है, सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है विश्व वन जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? विश्व वन जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों 1961 में किया गया था, ध्यान रखना। कब किया गया था? 1961 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। विश्व वन जीव निधि का शिलान्यास कहाँ किया गया था? 1961 में। कब किया गया था? सॉरी, तो 1961 में। ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है? तो दोस्तों, जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल कहलाता है, आपको ध्यान रखना, ये क्या कहलाता है? जीवमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवमंडल। जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है? जीवमंडल कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र कौन है? यानी कि सबसे बड़ा
पारिस्थितिक तंत्र कौन है? तो दोस्तों पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है, लगभग 71% पर जल पाया जाता है। तो आपका कौन हो जाएगा? जलमंडल हो जाएगा, ध्यान रखना। पृथ्वी का विशालतम पारतंत्र कौन है? जलमंडल है दोस्तों। ये लगभग कितने 71% पर जल ही पाया जाता है, इसलिए दोस्तों ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे विशालतम पारिस्थितिक तंत्र कौन है? जलमंडल, ध्यान रखना। ठीक है साथियों। अगला है साथियों, अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्न में से किस प्रकार का होता है? तो दोस्तों ये होता है विश्रुति, ध्यान रखना। अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्न में से किस प्रकार का होता है? तो विश्रुति होता है, ध्यान रखना। विश्रुति, ध्यान रखना। विश्रुति क्षेत्र में संसार की सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ उच्च ताप व उच्च आर्द्रता की दशा पाई जाती है, ध्यान रखना। उच्च ताप, और जहाँ पर दोस्तों उच्च ताप और उच्च आर्द्रता होती है वहाँ पर जैव विविधता सबसे अधिक होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसके लिए जैव विविधता के लिए क्या होना चाहिए? उच्च ताप होना चाहिए और उच्च आर्द्रता होना चाहिए। तो ऐसे क्षेत्रों में ही जैव विविधता पाई जाती है। इन क्षेत्रों में पशुओं और पौधों की विविधता जातियों का भंडार होता है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जाति के पशु और पौधे पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जहाँ जैव विविधता सबसे अधिक होती है, ध्यान रखना। अगला है, अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है, यानी अधिकतम ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है? तो दोस्तों ध्यान रखना, अधिकतम ऑक्सीजन प्राप्त होती है पादप प्लवक पुंज से, ध्यान रखना। पादप प्लवक पुंज से, ध्यान रखना। अगर पौधों में पूछा जाता है, वृक्षों में, तो पीपल है दोस्तों। और अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है, ध्यान रखना, यहाँ तो पादप प्लवक पुंज हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी पर ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत समुद्री वनस्पतियां हैं। पृथ्वी पर जो सबसे ज़्यादा वनस्पतियां हैं समुद्री, उनसे शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जो कुल ऑक्सीजन का लगभग 50% उपलब्ध कराती है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत समुद्री वनस्पतियां हैं, जो कुल ऑक्सीजन का लगभग कितना 50% उपलब्ध कराती है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो अधिकतम ऑक्सीजन कौन होते हैं? समुद्री वनस्पतियां, जिनको बोला जाता है पादप प्लवक पुंज। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला है, किलोवाट घंटा एक यूनिट है। दोस्तों किलोवाट घंटा, ध्यान रखना, ऊर्जा का मात्रक होता है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का, ध्यान रखिएगा। ऊर्जा के जितनी भी ऊर्जा होती है सबका मात्रक दोस्तों जूल होता है। लेकिन अगर किलोवाट घंटा पूछा जाए तो ये ऊर्जा का होता है। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी पूछा जाए तो ये भी ऊर्जा का मात्रक होता है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का मात्रक होता है और किलोवाट घंटा भी ऊर्जा का मात्रक होता है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अब एक किलोवाट घंटा बराबर होता है, ध्यान रखना, एक किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 मेगा जूल। ठीक है, 3.6 मेगा जूल। अगला है, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। तो दोस्तों पूछा जाता है कि वह कौन सा ताप है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के मान समान होते हैं या बराबर होते हैं, इनका पाठ्यांक मान बराबर होता है, ध्यान रखना। अधिकांश पूछा जाता है तो दोस्तों -40 डिग्री सेल्सियस होता है। -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के पाठ्यांक बराबर होते हैं, का मान बराबर होता है, समान होता है, ध्यान रखना। तो -40 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखना, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, कितना होता है? -40 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, वो पूछा जाता है ऐसा कौन सा टेम्परेचर है, ऐसा कौन सा ताप है जिसका मान सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर एक समान होता है, बराबर होता है। तो दोस्तों -40 डिग्री सेल्सियस होता है, माइनस चिन्ह लगा होगा, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अगला है साथियों, थर्म किसका यूनिट है, यानी कि थर्म किसका मात्रक है? दोस्तों ध्यान रखना कि ये ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक होता है। थर्म किसका यूनिट है, किसका मात्रक है? तो ऊष्मीय ऊर्जा का, ध्यान रखना। थर्म जो है एक ऊष्मीय ऊर्जा का गैर असाई मात्रक होता है, ध्यान रखना। कैसा होता है? गैर असाई मात्रक होता है। अगर लिखा है ऊष्मा का ऊर्जा तो हम यही लिखेंगे, और अगर सिर्फ ऊष्मा लिखा है तो ऊष्मा ही लिखेंगे। अगर ऊष्मीय ऊर्जा लिखा है तो ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, और पूछा जाता है कि
ऊष्मी ऊर्जा, ऐसा भी कह सकता है कि ऊष्मी ऊर्जा का गैर अस्थायी मात्रा कौन होता है, तो थर्म होता है, ध्यान रखना। और इसका मान जो है 1,00,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट के बराबर होता है, ध्यान रखना। BTU के बराबर होता है, BTU के बराबर होता है 1,00,000 पूछा जाता है। तो B का मतलब होता है ब्रिटिश, T का मतलब थर्मल, U का मतलब यूनिट, ध्यान रखना। तो 1 BTU बराबर पूछ सकता है, तो 1,00,000 थर्म, ध्यान रखना के समतुल्य होता है ये। अगला है जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है। तो दोस्तों निम्न वायुमंडलीय दाब होने के कारण घट जाता है, जल का क्वथनांक घट जाता है। देखो दोस्तों, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो जल का वायुमंडलीय दाब मतलब वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटता जाता है। तो जब ऊपर जाएंगे तो वहाँ का क्वथनांक क्या होता है, घट जाता है, ध्यान रखना। निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते जाएं तो वायुमंडलीय दाब घटता जाता है। जब वायुमंडलीय दाब घट जाएगा तो उसका क्वथनांक घट जाएगा, स्वाभाविक, ध्यान रखना। तो निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला है साथियों, जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सीसी है। ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, तो 4 सेल्सियस पर जल का ताप अधिकतम घनत्व होता है। 4 सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, ध्यान रखना। ये पूछा जाता है अधिकांश दोस्तों कि जल का घनत्व अधिकतम होगा कितने ताप पर, तो 4 सेल्सियस या 4 सेंटीग्रेड पर जल का ताप अधिकतम होता है, क्योंकि 4 सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम होता है, ध्यान रखना। और ये पूछा जाता है कि जल का आयतन कितना किस ताप पर न्यूनतम होता है, तो 4 सेल्सियस पर, और अधिकतम घनत्व पूछा जाए तो 4 सेल्सियस पर, ध्यान रखना दोनों चीज। ठीक है दोस्तों। अगला, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं। तो जो दोस्तों बादल होते हैं तो वायुमंडल में किस कारण तैरते रहते हैं, किसके कारण, तो उसका कारण होता है निम्न घनत्व। घनत्व कम होने के कारण ही वायुमंडल में बादल तैरते हैं। बादल का तैरना किस पर निर्भर करता है, निम्न घनत्व पर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। जो बादल पर पानी या बर्फ के छोटी छोटी कण से मिलकर बनता है तो वही बादल कहलाता है। तो इन कणों का घनत्व कितना कम होता है, जिसके कारण ये हवा में आसानी से तैरते रहते हैं, तैरते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बादलों को संघनन के कारण बूंदें बनते बनते, अगर ऐसा पूछा जाता है कि बादलों में जो बूंदें बनती हैं किसके कारण, तो संघनन के कारण बनती है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकांश अधिकांश कि गर्म जल की अपेक्षा भाप से जलना अधिक खतरनाक क्यों होता है। तो उसका कारण क्या होता है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, भाप की गुप्त ऊष्मा, इसके कारण वो जल जाता है, अधिक खतरनाक होता है। तो यही इसी तरह से पूछ रहा है, कह रहा है निम्न में से अधिक जलन किससे पैदा होती है। तो उबला हुआ पानी, गर्म पानी, पिघली हुई फ्लाई बर्फ और भाप। तो दोस्तों ये ध्यान रखिए कि आप जो है भाप से अधिक जलन पैदा होती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसकी गुप्त ऊष्मा अधिक होती है ना, गुप्त ऊष्मा अधिक होने के कारण ये क्या करता है, अधिक जलन पैदा करता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।